बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. Dear students of FSC second year, students, last time we will cover the chapter number 24 evolution, and after that today we are going to start the chapter number 18. The name of the chapter is the reproduction. बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 18 है इसका नाम रिप्रोडक्शन है और इसमें से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से बच्चों एमसीक्यूज भी आया करते हैं. जैसे हम लोगों ने सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस किए हैं बच्चों, ये चैप्टर भी हम लोग स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे. ये चैप्टर छोटा है बनिस्बत उन चैप्टर से, बट आसान भी है और टोटली कॉन्सेप्चुअल है. टोटली क्या है? कॉन्सेप्चुअल है. मीन अगर हम इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट लेकर तैयार करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो छोटा सा चैप्टर है हमारा, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से तैयार हो जाएगा. तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो मिस है. कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है बच्चों. जब आप लोग इसके आगे चैप्टर के जाओगे, चैप्टर के आगे जाने के बाद पेज नंबर 90 पे आ जाओ. पेज नंबर 90 पर ये टॉपिक है बच्चों फोटो पीरियोडिज्म. ये टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सक्लूडेड है, यानी शामिल नहीं है. और इसके बाद बच्चों एक और टॉपिक है वर्नालाइजेशन या वर्नालाइजेशन, इसको पढ़ते हैं. ये दो टॉपिक्स आपकी बुक में से या आपके चैप्टर में से स्किप हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और बाकी हमने सारा करना है. ओके. टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग वाला जो टॉपिक है एक, उसमें कन्फ्यूजन है, इससे अगला टॉपिक है. लेकिन बच्चों वो हमने छोड़ना नहीं है. वो वैसे स्मार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों वो तकरीबन मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर वाला क्वेश्चन जो है एज अ लॉन्ग, वो हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल दे देता है. तो लिहाजा हम फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नालाइजेशन के अलावा इंशाल्लाह बाकी सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों बायो में कुछ चैप्टर इस तरह के हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम से, अल्लाह की कुरानी आयात से बच्चों स्टार्ट होते हैं. तो चैप्टर नंबर 18 को भी ये सआदत हासिल है कि इसका आगाज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक से होता है. तो बच्चों चले हम भी बरकत के लिए कलाम पाक से आगाज़ करते हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनहु ख़ल्क़न आख़रा फ़तबरकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन. बच्चों अल्लाह फरमाते हैं, देन फैशन्ड वी अ ड्रॉप अ क्लॉट. हमने बच्चों एक कतरा बनाया, और वो कतरा भी किस चीज़ का बच्चों? नापाक कतरा, वो पाक नहीं. फिर देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटल लंप. फिर हमने उस कतरे को गोश्त का छोटा सा लोथड़ा बनाया, लिटल लंप. देन फैशन वी द लिटल लंप बोन्स. हमने फिर उस खून के लोथड़े में हड्डियों को बसाया. देन क्लॉथड, फिर हड्डियों को कपड़े पहनाए. द बोन्स विद फ्लैश, हड्डियों को बच्चों फ्लैश गोश्त के कपड़े यानी कि हड्डियों को गोश्त से ढांपा. एंड देन प्रोड्यूस्ड इट एज अनदर क्रिएशन. और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये दिखने में एक और क्रिएशन लग रहा था कि एक पानी का कतरा जिसको गारा कहते हैं बच्चों, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान को ठीकरे की तरह बजती हुई मट्टी से बनाया. तो ठीकरे की तरह बजती हुई मट्टी एक और क्रिएट है अल्लाह की मखलूक, और उससे हम लोग इंसान अशरफुल मखलूक़ात बने. हम अलहदा क्रिएशन है अपने रब्बुल इज़्ज़त की, तो अल्लाह ने हमें बनाया. सो ब्लेस्ड बी अल्लाह. अल्लाह की ज़ात बच्चों बड़ी पाक है. अहसनुल खालिकीन, और मेरे अल्लाह की तख्लीक सबसे अहसन है, इससे ज़्यादा कोई अहसन हो ही नहीं सकता. द बेस्ट क्रिएटर ऑफ ऑल. बच्चों इंशाअल्लाह ताला
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर जो है हमारा पूरी बुक के हवाले से सबसे अच्छा चैप्टर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जो पुरानी आयत आ गई है ना बच्चों, ये वाली आयत इतनी बाबरकत है कि ये हमें इस चैप्टर में पूरे इसकी रमूज़ बरक़ात हासिल होती रहेंगी। तो बच्चों चलें हम लोग फिर बग़ैर किसी ताख़ीर के चैप्टर नंबर 18 का आज इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। बच्चों अगर तो आप लोग एफएससी पार्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने अगर तो एफएससी पार्ट 1 का सिलेबस अच्छी तरह से क्लियर किया था, तो बच्चों ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़नी है। लेकिन जो हमारी आज पढ़ी हुई चीज़ें होंगी वो इस पूरे चैप्टर की बेस होंगी। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब बच्चों होता है अगेन, दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब बच्चों होता है कि प्रोड्यूस होना। क्या होना? प्रोड्यूस होना। तो अगेन प्रोड्यूस होना, किसका प्रोड्यूस होना? बायो में एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ है जो कि हम नाम देते हैं पेरेंट को। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें मदर भी आ गई, उसमें फादर भी आ गया। तो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होना किसका बच्चों? किसका प्रोड्यूस होना? सन का। ठीक है, या फिर डॉटर का। तो एक पेरेंट था, ठीक है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबके पेरेंट हैं बच्चों। ठीक है, फिर हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम सबके पेरेंट हैं। उससे चलते चलते आज हम लोग बने। तो एक पेरेंट था, उससे सन और डॉटर बने। तो कुछ टाइम गुजरा, इस सन और इस डॉटर की बच्चों हुई क्या? वेडिंग, शादी हुई। अब जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चों क्या होता है कि इनके भी क्या हुए? सन और डॉटर। क्या हुए? सन और डॉटर। तो अब ये पेरेंट्स को अगर देखें और इनका कंपैरिजन करें तो बच्चों इट्स अ पेरेंट एंड इट्स प्रोड्यूस इट्स जनरेशन। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? इट्स अ जनरेशन। उन्होंने जनरेशन को प्रोड्यूस किया। अब ये स्पेलिंग थोड़े से हो गए हैं, ये मैं काटूंगा नहीं। उन्होंने जनरेशन को प्रोड्यूस किया। अब वही जनरेशन जो सन और डॉटर थी आगे चल के सन और डॉटर को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब बच्चों यही जनरेशन बाद में चल के क्या बन जाती है? ये भी पेरेंट बन जाती है अपने से जो बाद में आने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये प्रोसेस नेचर में अगेन एंड अगेन होता है। यानी यहाँ पर भी प्रोडक्शन हुई है सन डॉटर की, यहाँ पर भी प्रोडक्शन हुई है सन डॉटर की, आगे इन सन डॉटर की वेडिंग होगी, इधर भी प्रोडक्शन होगी। और ये प्रोसेस बच्चों हज़ारों सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। तो प्रोडक्शन होना और रीप्रोडक्शन होना, अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन होना, इट्स आ रीप्रोडक्शन। तो बच्चों रीप्रोडक्शन को हम आपकी बुक के मुताबिक अब डिफाइन करेंगे। वो कहते हैं कि रीप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशन्स। क्या करता है? कि रीप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, व्हाट्स अ मैकेनिज्म? रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाहे अमल है, एक ऐसी बिगर सेंस है जो क्या करता है? जो प्रोड्यूस करवाता है न्यू जनरेशन्स को, जो न्यू जनरेशन्स को प्रोड्यूस करवाता है। और न्यू जनरेशन हेल्प करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीशी, वो स्पीशी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। इट्स अ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अगर रिप्रोडक्शन ना हो, यानी आज भी अगर रिप्रोडक्शन रुक जाए, फॉर एग्जांपल अगर 7 या 6.7 बिलियन पॉपुलेशन है, 7-8 खरब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इनकी रिप्रोडक्शन रुक जाए और फिर डेथ बच्चों होती रहे, एक टाइम ऐसा आएगा
कि यहाँ से अर्थ से होमोसेपियन स्पीशी यानी कि सारे के सारे इंसान ख़त्म हो जाएंगे। तो यही मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो न्यू जनरेशन के साथ साथ स्पीशीज़ के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। बच्चों, ये स्पीशीज़ के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। हर ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहता है, जो हवा में रहता है, जो जिधर भी रहता है हो लिविंग, बच्चों वो रिप्रोडक्शन करता है, उससे आगे जनरेशन्स बनती हैं। तो ये रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है, यानी कि ये मैकेनिज़्म जो है ये किस किस तरह से होता है। बच्चों, इस मैकेनिज़्म के दो मेन मेथड्स हैं। इस मैकेनिज़्म के दो मेन मेथड हैं। एक का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरे का नाम होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कह रहा हूं? एक होती है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ले भाई, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो बच्चों, है ये क्या? रिप्रोडक्शन। इसके नतीजे में जनरेशन्स बनेंगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ही होता है। क्या होता है? इसमें एक पेरेंट होता है और एक पेरेंट से ही बग़ैर ज़ाइगोट बने, बग़ैर फर्टिलाइजेशन के जनरेशन्स पैदा होती हैं। समझ आ रही है? यानी एक पेरेंट इन्वॉल्व हो और बच्चों उससे रिप्रोडक्शन हो, वो होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं समझ आई तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बच्चों, एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ई कोलाई का। किसका? ई कोलाई, इस्चीरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया था और ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। समझ आइए। अब क्रोमोसोम होता क्या है? बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स these bacteria will be divided into two by the process of binary fission। बाइनरी फिशन के ज़रिए से ये होते हैं। यानी एक से बच्चे कितने बन गए? ये एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया, और इन दोनों के अंदर क्या? क्रोमोसोम। तो बच्चों ये जो बने हैं ये दोनों क्या हैं? डॉटर सेल्स। और ये जो था इट्स अ पेरेंट सेल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे उसी तरह के दो ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो बच्चों इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है, वो ए हैं, वो एब्सेंट हैं, ठीक है। बच्चों ये प्रोसेस होता है, पता किस तरह से है? ये बैक्टीरिया होता है, इसको खुराक मिलती रहे तो आफ्टर 20 मिनट्स ये इसका जो क्रोमोसोम होता है ना, जो हमें एक दिख रहा है बच्चों, ये अपनी रेप्लिका बना लेता है। आफ्टर 20 टाइम्स इस पर एक और क्रोमोसोम इसके अंदर बन जाता है और फिर ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट कर ये सेल अलहदा, ये सेल अलहदा, और दोनों में अपने पेरेंट के जैसा क्रोमोसोम मौजूद होता है। समझ आया? तो बच्चों एक पेरेंट से बनने वाला नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम जनरेशन नंबर 1 कह रहे हैं, इनसे आगे फर्दर ये प्रोसेस होता रहता है। बच्चों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। यानी ये बैक्टीरिया है, इससे आगे 2 पैदा होंगे, इससे आगे 2 पैदा होंगे, 4 बैक्टीरिया एंड सो ऑन। लेकिन जितने भी होंगे वो बच्चों क्या होंगे? वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। किसके आइडेंटिकल होंगे? टू देयर पेरेंटल जीन्स या पेरेंटल डीएनए। वो बच्चों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। मतलब इसका अगर जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इससे आगे जो 2 बन रहे हैं ये सेम उसी तरह का जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। समझ आ रही है? और बच्चों इसी तरह ये काम चलता रहेगा और जेनेटिकली आइडेंटिकल
जनरेशन्स बनती रहेंगी, लेकिन बच्चों जो जेनेटिकली आइडेंटिकल जनरेशन्स होती हैं उनका बेसिकली जो सर्वाइवल रेट होता है वो कम होता है, उनका सर्वाइवल चांस जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्यों सर, उसका सर्वाइवल चांस क्यों लो होता है? बच्चों देखो, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, दिन ब दिन मौसम या इन्वायरमेंट जो है हार्श बदतरीन होता चला जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, बड़े सारे फिनोमिने हैं। अब हम इंसान हैं, हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि हम जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, हम थोड़े से पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो पेरेंट्स से डिफरेंट होने के बावजूद हम लोग जो हैं उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, और एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के बाद हमारा सर्वाइवल चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो था उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा उस वक्त इन्वायरमेंटल कंडीशन बच्चों और हो गई, यानी कि नुकसानदेह हो गई, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल वही है जो पहली जनरेशन में था। तो बच्चों इसलिए बोला जाता है कि ये जो जनरेशन होती हैं इनके जो चांस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो कम होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। समझ आई है? तो इसका डिसएडवांटेज, इसको हम यूँ कहते हैं इट्स अ नॉट एन एडेप्टिव ट्रेट, इट्स अ नॉट एन एडेप्टिव ट्रेट, यानी कि हम इसको एडेप्टेशन नहीं कह सकते, उसमें कोई एडेप्टेशन नहीं हो सकती। इट्स अ नॉट एन एडेप्टिव ट्रेट। बच्चों समझ आ रही है ना? तो इसके बरअक्स दूसरा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों इसमें कम अज कम कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम अज कम 2 पेरेंट्स होंगे, और वो 2 पेरेंट्स में बच्चों प्लस माइनस स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ा था फंजाई में, प्लस माइनस स्ट्रेन होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल कंसिडर करते हैं कि बच्चों 2 पेरेंट्स में एक मेल होगा और दूसरा एफएम होगी, ठीक है, फीमेल होगी। तो मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? गैमीट्स। ये भी अपने गैमीट प्रोड्यूस करवाएगी। मेल के गैमीट्स को बच्चों बोला जाता है स्पर्म या स्पर्म, और फीमेल के गैमीट को बोला जाता है एग। स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपस में ये जो स्पर्म है और ये एग है बच्चों, ये एन होते हैं, 1n होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 आइडियल के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उन्होंने पढ़ रखा है हैप्लॉइड। मियोसिस और माइटोसिस चैप्टर नंबर 21 में हैप्लॉइड का आपको पता है कि हैप्लॉइड 1n यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनमें कितने बच्चों? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं बेसिकली हैप्लॉइड। तो ये जो हैप्लॉइड हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो बच्चों स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। एग में कितने होंगे? 23। इसका मतलब तो यही हो गया ना, हाफ का 46 का हाफ। तो जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ये बच्चों स्पर्म है और ये एग है, इन दोनों के मिलने से बनता है एक नया सेल जिसमें 23 फादर की तरफ से क्रोमोसोम आते हैं और 23 मदर की तरफ से क्रोमोसोम आते हैं। और ये वाला जो सेल होता है इसका नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट जो होता है बच्चों, याद रखना है हमेशा, क्या होता है? 2n। 2n को आप क्या बोलोगे? शाबाश, 2n का मतलब डिप्लॉयड। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो यहाँ से बच्चा पैदा होगा वो डिप्लॉयड होगा, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। ये माइटोसिस अब इसमें होगी, ठीक है। माइटोसिस के ज़रिए से 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 100 सेल, करोड़ सेल, जितना ऑर्गेनिज्म बनना हो ये बनता रहेगा। फिर जब ये अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंचेगा, इसमें फिर मियोसिस के दौरान स्पर्म और एग बनेंगे, और बच्चों इसी तरह से दुनिया का सारे का सारा जो प्रोसेस है ये रवा दवा है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई इतना बच्चों कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में आपने दो चीज़ों को याद रखना है कि एक एग प्रोड्यूस होता है जो फीमेल गैमीट है, और एक स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जो क्या है, मेल गैमीट्स हैं। ये होते किस तरह से हैं, ये मीओसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं, और फिर आगे चलकर बच्चों ये क्या करते हैं, ये बच्चों न्यू जनरेशन्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब इसको देखो और इसको देखो, ये बच्चों जेनेटिकली आइडेंटिकल था अपने पेरेंट के, और ये अपने पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा? बताओ बच्चों, ये नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? ये मेल के 23 स्पर्म थे, 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म था, फीमेल के भी 23। अब यहाँ पर कुछ मेल से आ रहा है फादर से, कुछ फीमेल से आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि बच्चों, अब यहाँ से चले मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट जो देना है आपको। बच्चों ये देखो, ये 23 कहाँ से आए थे? ये फादर की तरफ से आए थे, और ये 23 आए थे मदर की तरफ से। यानी ये देखें, ये फादर की तरफ से आया था क्रोमोसोम, और ये आया था मदर की तरफ से। ये फादर और ये मदर, लेकिन ये एन था और ये भी एन था। एक एन, मैं अकेला एन लिख देता होता हूँ, ठीक है, उससे आप लोग समझ ही जाते हो, इतनी तो समझ होगी माशाल्लाह। तो ये है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब ये हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड में बदलेगा, यानी जाइगोट बनेगा, तो ये क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे बच्चों, मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन ये आपस में मिलेंगे। आपस में मिलने से ये जो क्रोमोसोम बनेगा ना बच्चों, इसको बोलते हैं इट्स अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मेल में सिर्फ और सिर्फ ये खसूसियात थी जो इस जीन पर मौजूद हैं, इस क्रोमोसोम पर मौजूद है। फीमेल में वो खसूसियात थी जो इस क्रोमोसोम में मौजूद है। और बच्चे में कौन सी खसूसियात हैं? जो दोनों में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि बच्चे में पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो है तो सही, लेकिन वो 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है अवर उसके पेरेंट बॉडी के। आई होप यू विल बी पिक द पॉइंट कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों इसमें यानी कि 100% आइडेंटिकलिटी जो है वो नहीं होती, यानी कि इसमें बच्चों कुछ ना कुछ न्यू जीन्स भी ऐड हो जाते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। आपने पढ़ा था बच्चों क्याज़मेटा फॉर्मेशन बड़ी थी, रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा था। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में बच्चों क्या करते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन बनाते हैं। ये कुछ सेगमेंट्स इसको देगा, ये कुछ सेगमेंट्स इसको देगा। अब यहाँ पर जगह है तो सही, चले मैं इधर लिख देता हूँ। यानी कि ये वाला जब दो आपस में मिलते हैं तो बच्चों ये इस तरह से क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब आप लोग समझ जाओगे, ये इस तरह से क्रोमोसोम बन जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चे में ये आ गया। अब पेरेंट में ना ऐसा फादर में था ना ऐसा मदर में था, फादर और मदर की रीशफलिंग हुई है। ये क्या हुई है बच्चों? रीशफल हुए हैं। तो रीशफलिंग से एक न्यू कॉम्बिनेशन बना है। तो यही वजह है, यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इससे जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, इससे एडेप्टेशंस प्रोड्यूस होती हैं, इससे जो इंडिविजुअल बनता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, इससे पैदा होने वाला जो इंडिविजुअल होता है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के मुताबिक चल सकता है। बच्चों समझ आइए ना। तो ये बेसिकली एक रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू था। ठीक है, अच्छा फिर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बच्चों, इसके बारे में तो आपको पता चल गया, ये सिंपल है वैसे। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा वेरी करती है, और इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। ये देखें, जिस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों इस तरह के हैं जिनमें बाइनरी फिशन होती है। फिशन इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बैक्टीरिया में बताया कि एक बैक्टीरिया टूट जाता है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और एक से उसी तरह के दो बन जाते हैं। दूसरा है बच्चों स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन क्या होता है बच्चों? ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में आपने शायद पढ़ा होगा, ये
फंजाई वाले चैप्टर में वैसे पढ़ा था कि उसमें काफ़ी स्पोर्स पैदा होते हैं, तो बच्चों ये प्लांट्स में भी होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो प्लांट बॉडी फॉर एग्जांपल इट्स अ प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी जो है बच्चों इसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, ये हम आपको कल को बताएंगे इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट। तो प्लांट में भी स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्स। ये स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियम में स्पोर बन के बच्चों बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो ये डोरमेंट रहते हैं जब तक इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, यानी इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और एक एक स्पोर से एक एक पूरी प्लांट बॉडी बनती है। तो ये एक ही प्लांट है, कोई दूसरा नहीं आया। तो बच्चों ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तीसरा मेथड है बडिंग। बड बच्चों किसको बोलते हैं, बड इज द आउटर ग्रोथ, क्या है, बड इज द आउटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो बच्चों ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, गन्ना है, और इसके बाहर छोटी छोटी सी ग्रोथ होती हैं अगर आपने देखा हो, तो ये बड है। अब इस बड को लेकर हम एक अलहदा दूसरे प्लांट्स पे लगा दें, किस पे लगा दें, दूसरे प्लांट पे लगा दें, और ये दूसरा प्लांट बच्चों जो मैंने अलहदा मार्कर से ड्रा किया ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है, लेकिन इस प्लांट में मैंने बड लगाई है इस प्लांट की। तो बच्चों इस बड से जो डेवलपमेंट होगी ना वो इस लाइन से नहीं होगी, मतलब इस प्लांट की नहीं होगी, वो इस बड से जो डेवलपमेंट होगी वो उस प्लांट की होगी जहाँ से हमने बड को लिया था। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है बच्चों, कलमकारी आपने पढ़ा हुआ है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ हम छोटी सी बड उतारते हैं, ठीक है, बड उतार के लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अगर प्लांट है ना तो बच्चों इस प्लांट को यहाँ से काट दिया जाता है, पूरे के पूरे प्लांट को ही ऊपर से काट दिया जाता है, ये हिस्सा लहदा, ये लहदा, यानी ये हिस्सा दूसरे जो डिफरेंट प्लांट होता है बिल्कुल उसके ऊपर लगा दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगा दिया जाता है। अब जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये इस तरह का ग्रो नहीं करेगा, बल्कि ये प्लांट ही इस टाइप का प्लांट है जो ग्रो करेगा, इसको भी एसेक्सुअल में इंक्लूड किया जाता है। तो एंड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है पार्थिनोजेनेसिस। तो बच्चों पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, दो लफ्ज़ों का मजमुआ है बच्चों, एक पार्थिनोस या पार्थिनो और दूसरा जेनेसिस। तो पार्थिनो का मतलब बच्चों होता है विर्जिन, क्या होता है, विर्जिन। विर्जिन का मतलब बच्चों ये है कि जो कुंवारा हो, क्या हो, बायोलॉजी में जो कुंवारा हो, ठीक है, और कुंवारा विर्जिन से जेनेसिस हो बच्चों, प्रोडक्शन हो, कोई चीज़ पैदा हो, क्या पैदा होगी, जाहिर सी बात है बच्चों जनरेशन ही पैदा होगी, और कोई इंडिविजुअल ही पैदा होगा ना। तो बच्चों अब ये देखो कि कुंवारा इंडिविजुअल, उससे न्यू जनरेशन बनेगी, यानी बच्चों ऐसा इंडिविजुअल जिसकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारा है, जिसका सेक्सुअल कांटेक्ट अभी किसी के साथ नहीं हुआ, उससे न्यू जनरेशन का बनना, इट्स अ पार्थिनोजेनेसिस। जैसे बच्चों इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बग़ैर बाप के, मतलब कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा होने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनमें क्या हुआ था कि शादी नहीं हुई, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करके बताए। तो वो अगर आपको कोई पूछे कि पार्थिनोजेनेसिस की कोई एग्जाम्पल बताएं तो बच्चों वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, यानी जिसमें बेबी भी प्रोड्यूस हुआ था लेकिन कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ था, और बच्चों इसको कुरान ने बड़े दलाइल से बताया भी है। तो ये विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट अगर प्रोडक्शन हो जाए बेबी की बच्चों, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब ये पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में भी होती है, ये प्लांट्स में भी होती है, लेकिन ये होती किस तरह से है कल को मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट में किस तरह से होती है, और फिर मैं परसों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब इसकी बारी आएगी बताएंगे कि ये एनिमल्स में किस तरह होती है। लेकिन अभी तक पार्थिनोजेनेसिस ये कि एक कुंवारे इंडिविजुअल से न्यू जनरेशन्स का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, इट्स अ पार्थिनोजेनेसिस। अब कुंवारा सिर्फ एक होता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ एक से प्रोडक्शन हो तो उसको एसेक्सुअल बोलते हैं, इसलिए उठा के इसको भी एसेक्सुअल में रख दिया गया है। इसके साथ ही इससे मिलती जुलती टर्म है एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस का बच्चों मतलब होता है, एपो का मतलब होता है अवे, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स होने से दूर रहता है, अवे रहता है, और उससे भी इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। काफ़ी सारी कैटल्स हैं, ठीक है, और लैम्प्स वगैरह मैंने पढ़ी थी एमएससी में, वो भी इस तरीके से प्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। तो बच्चों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड थे, आपकी बुक ने बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही ज़्यादा कोट किया है। वो कहते हैं कि क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग, इसके ज़रिए से भी तो हम जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करवा ही रहे हैं, जो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल हैं। लेकिन ये जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल जो हैं, इनके डिसएडवांटेजेस हैं, इनके डिसएडवांटेजेस हैं। क्यों? एक इंडिविजुअल जो हमने प्रोड्यूस करवाया बच्चों, फॉर एग्जांपल वो हमने इन्वायरमेंट किसी में प्रोड्यूस करवाया था जो हॉट था, वक्त गुजरने के साथ साथ इन्वायरमेंट चेंज हुआ, लेकिन वो इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल है। और फिर वही ये सेक्सुअल वाला मेथड अप्लाई होता है कि वो इंडिविजुअल जो बहुत साल पहले, 1000 साल पहले प्रोड्यूस करवाया था, उस माहौल के मुताबिक करवाया था, अब वाला उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन वो जेनेटिकली आइडेंटिकल चलता आ रहा है, तो उससे डिसएडवांटेजेस होंगे। उससे बच्चों लफ्ज़ लिखा हुआ है जियो पैराडाइज, कि ज़िंदगी खतरे में जा सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसानात में बच्चों जो पहला नुकसान है वो ये है कि ये बेसिकली रैपिड एजिंग कर देता है। क्या करता है? रैपिड एजिंग। अब आप सोच रहे होगे, लो जी बूढ़े हो गए, यानी कि 80 साल के, 90 साल के होंगे तो एज होगी, यानी कि एजिंग होगी, बुढ़ापे को बोलते हैं ये। बच्चों साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक एजिंग पता क्या है? एजिंग 20 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकती है। हैरान हुए हो ना? मैं भी हुआ था। बच्चों एजिंग रिलेटेड टू आवर बेसिकली मेटाबॉलिज्म, किसके? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ऐसी खुराक जो हमने क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करवाई, या ऐसे एनिमल्स जो क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करवाए, उनमें जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। ये मैंने क्रॉस लगाया है, मतलब स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो बच्चों इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल अब डेथ की तरफ जा रहा है, अब उसमें एजिंग होना शुरू हो गई है। ये ज़रूरी नहीं कि 80 साल का होगा तो एजिंग होगी। आई होप यू विल बी पिक अप द पॉइंट। तो दूसरे नंबर पे है लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस किसको? टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिर वही बात आ गई जो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, लो रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि इन्वायरमेंट पहले तो ठीक था, लेकिन बाद में जो इन्वायरमेंट है वो मौजू नहीं था, तो इस तरह से भी मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों डिजीज़ मुख्तलिफ़ तरह की आ सकती हैं, और ये कह रहे हैं कि ये लिमिटेशंस है फॉर द कमर्शियल वेंचर्स, यानी कि ये जो हमारे कमर्शियल्स मंसूबे हैं, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। लेकिन इसलिए ये स्टिल प्रैक्टिकल है, यानी कि अभी चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चों ये आइंदा आने वाली दौर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मॉरल्स हैं, इसके जो नतीजे हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।